नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और डिटेल से चर्चा करेंगे बजट 2026 को। आज है 1 फरवरी 2026 और आज ही के दिन निर्मला सीतारमण जो भारत की वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा आज बजट पेश किया जा रहा है और हर पहलू पर नज़र डालेंगे। यहाँ तक कि हम बांग्लादेश के लिए बजट में कटौती की जाने वाली राशियों के बारे में भी चर्चा करेंगे और ये भी जानेंगे कि सबसे ज़्यादा लाभ किस सेक्टर को हुआ है। सब कुछ चीज़ों को हम जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, जो भी अभी तक की अपडेट जानकारियां सर्कुलेट हो रही हैं। चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए भी हम जुड़ सकते हैं। आपको बता दें, यूट्यूबर्स और गेमिंग सेक्टर की भी बात की गई है, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी चीज़ें हुई है। मुझे इसको बताना आपको ज़रूरी समझ में आता है, क्योंकि मैंने खुद इसको झेला है। मेरे जो पेमेंट्स आ रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा टैक्स लग रहा है, तो इसकी वजह से दिक्कतें हो रही हैं। तो टैक्स में कहीं ना कहीं कटौती करनी चाहिए, क्योंकि कितनी मेहनत के बाद आप तक हम लोग नॉलेज पहुंचाते हैं, वो भी फ्री में, और जो हमें रेवेन्यू प्राप्त होता है उसमें से भी भारत सरकार साथ ही साथ यूट्यूब खुद काट ले रही है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा खतरा मंडरा रहा था यूट्यूबर्स या यूट्यूब पर ऑनलाइन सेक्टर्स में पढ़ाने वाले टीचर्स के लिए या अदर जो भी लोग हैं। तो आइए डिटेल से चर्चा करेंगे इसके बारे में। सबसे पहले हम सोशल मीडिया को ही लेके चलते हैं कि इस कैटेगरी में क्या काम किया गया भारत सरकार के द्वारा, क्योंकि आपको बता दें कि एआई के आने के बाद से, इंटरनेट आने के बाद से आप देख रहे हैं बीएसएनएल भी अब गांव में अपने फाइबर केबल बिछा रहा है और एयर फाइबर जियो का हुआ और भी विभिन्न कंपनियां, एयरटेल, और भविष्य में शायद जो आपका स्टार लिंक है वो भी आ जाए, क्योंकि उसको भारत सरकार ने मंजूरी दी थी जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीते थे। फिर बाद में टैरिफ वाला गेम चलने लगा, तो जिससे चीज़ें बदली। हम आपको बता दें कि अपने भाषण में निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत का एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स जो AVGC होता है कि सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी से भारत बढ़ती हुई एक इंडस्ट्री के रूप में निकल रहा है, जिसमें 2030 तक लगभग 2 मिलियन प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होने वाली है। कुल मिलाकर ये घोषणाएं भारत को हाई वैल्यू डिजिटल कंटेंट के लिए एक ग्लोबल हब के तौर पर स्थापित करने की दिशा में एक अच्छी कोशिश बन रही है। बजट डॉक्यूमेंट्स में फिल्म फेस्टिवल, नई फिल्मों और डॉक्यूमेंट्रीज के प्रोडक्शन के जरिए इंडियन सिनेमा के प्रमोशन और बचाव के लिए 344.55 करोड़ रुपए का एलोकेशन भी दिखाया गया है। साथ ही इंडियन सिनेमा को अपना काम दिखाने के लिए एक नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म देने के लिए भी 344.55 करोड़ रुपए दिए गए हैं। आपको बता दें कि 2026 के केंद्रीय बजट में भारत की बढ़ती क्रिएटर और डिजिटल मीडिया इकोनॉमी पर फोकस किया गया, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एजुकेशनल संस्थानों में कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करने की योजनाओं की घोषणा की है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि जो स्टूडेंट्स हैं, क्रिएटर हैं, जो बेहतर तरीके से एजुकेशनल सेक्टर में काम कर रहे हैं, आने वाले समय में सरकार उनके लिए एक नए रोजगार निकाल के सामने लाएगी। इस कदम का मकसद ये होगा कि शिक्षा को उभरते क्रिएटिव और डिजिटल इंडस्ट्रीज के साथ जोड़ना और स्टूडेंट्स को भविष्य के लिए तैयार करना, उनके करियर को संवारने के लिए बात की जा रही है। प्रस्ताव के तहत बजट में मुंबई के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज को 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में AVGC, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करने में मदद करने की योजना है। यह पहल भारत की ऑरेंज इकोनॉमी को मजबूत करने से जुड़ी है, जिसमें मीडिया, मनोरंजन और डिजिटल स्टोरी टेलिंग जैसे क्रिएटिव इंडस्ट्री शामिल हो जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि लक्ष्य शुरुआती दौर में क्रिएटिविटी, स्टोरी टेलिंग और एडवांस्ड मीडिया स्किल्स को बढ़ावा देना है। साथ ही एनिमेशन, गेमिंग और विजुअल इफेक्ट्स जैसी तेजी से बढ़ते सेक्टर्स के लिए स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करना है। बजट में नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर AVGC XR में इन्वेस्टमेंट को 2 गुना करके 35 करोड़ रुपए तक कर दिया गया। इसके अलावा बजट 2026-27 में AVGC टैलेंट के डेवलपमेंट के लिए 250 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। तो ये एक बड़ा आप देख सकते हैं बजट के रूप में जो बेहतरीन काम किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम ढूंढने की और खोजने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या आपके हितों के लिए किया गया है। इस बजट में भारत ने अपने रक्षा बजट में भी एक
अहम पहल जोड़ा है। आवंटन में अगर हम देखें, रक्षा बजट का जो आवंटन हुआ है इसमें 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। यह संदेश देने की कोशिश की है कि उसे देश की सीमाओं पर कायम दोहरी सामरिक चुनौतियों का एहसास होगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहले बजट में रक्षा खर्च के लिए 7.8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया, जो वर्तमान समाप्त हो जा रहे वित्त वर्ष 2025-26 में आवंटित 6.81 लाख करोड़ रुपए की तुलना में 1,03,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाने वाला है। यानी कि रक्षा क्षेत्र में 2.19 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत आवंटन का हिस्सा भी शामिल है। रक्षा पूंजीगत आवंटन की यह बढ़ोतरी पिछले वर्ष की तुलना में 21% अधिक है, जिसके जरिए तीनों सेनाओं के हथियारों, उपकरणों तथा अन्य सैन्य साजो सामान की खरीद आपूर्ति की जाएगी। इसका एक बड़ा हिस्सा लड़ाकू जेट विमानों और एयरो इंजनों की खरीद तथा नौसेना की पोत पनडुब्बियों की फ्लीट के निर्माण पर खर्च होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में अपने बजट भाषण में देश की सामरिक सुरक्षा की चुनौतियों से लेकर रक्षा आवंटन का भले ही कहीं कोई जिक्र नहीं किया, मगर रक्षा बजट के आवंटन में बजटीय भाषण जैसी कंजूसी से परहेज किया गया है। सीमाओं पर गहराती सामरिक चुनौतियों तथा ऑपरेशन सिंदूर के सामरिक अनुभवों के परिप्रेक्ष्य 2026-27 के लिए कुल रक्षा आवंटन 7,84,678 करोड़ रुपए का किया गया है, जो 2025-26 के संशोधित बजट 6,81,210 करोड़ की तुलना में 1,03,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा होने वाला है। इस राजस्व आवंटन पर जो खर्च किया गया है वो कहीं ना कहीं एक मजबूती देगी, तीनों सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए ये काम कर सकता है। जब रक्षा बजट की हम बात कर रहे हैं तो इस बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए जो चीज़ें हुई हैं उन चीज़ों को लेकर रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का हृदय से आभार है। ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के बाद आए इस बजट ने देश की रक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के हमारे संकल्प को और सुदृढ़ किया है। इस वर्ष हमारी सेनाओं के कुल पूंजीगत खर्च के लिए 2.19 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया। सबसे महत्वपूर्ण पक्ष हमारी तीनों सेनाओं के आधुनिकीकरण का रहा है और ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा कहा गया। ईपीएफ से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव हुए हैं। कंपनी का योगदान अब 7.5 लाख तक करने की बात की गई है। यानी कि इस प्रस्ताव का उद्देश्य यह है कि सैलरी से जुड़ी छूट और शेयर धारकों के लिए अलग नियम समाप्त किए जाए। साथ ही मान्यता पाने की पात्रता को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 की धारा 17 के तहत मिलने वाली छूट के अनुरूप किए जाने की बात की गई है। यानी कि बजट 2026 में सरकार ने एम्प्लॉय प्रोवाइडेंट फंड यानी ईपीएफ से जुड़े नियमों में बदलाव प्रस्तावित किया है। इसका मकसद नियमों को आसान बनाना और अलग अलग तरह की पुरानी पाबंदियों को हटाना। पहले कंपनी कितनी रकम दे सकती है यह सैलरी के परसेंटेज या एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन के बराबर होने जैसे पाबंदियों पर निर्भर था। अब ये सब खत्म हो जाएगा। बजट दस्तावेजों में ये कहा गया है कि शेड्यूल 11 में संशोधन का प्रस्ताव है ताकि मान्यता प्राप्त कर्मचारी भविष्य निधि से जुड़े नियमों को आसान बनाया जा सके। इसके तहत एम्प्लॉय के योगदान के बराबर रखने की पाबंदी और प्रतिशत आधारित सीमाएं हटाई जाएंगी। सैलरी से जुड़ी छूट और शेयर धारकों के लिए अलग नियम हटाए जाएंगे। मान्यता पाने की पात्रता को धारा 17 के तहत मिलने वाली छूट के अनुसार किया जाएगा। निवेश से जुड़े सख्त नियमों को हटाकर इसे वर्तमान पीएफ कार्यालय के नियमों के अनुरूप बना दिया जाएगा। अगर हम वर्तमान की बात करें तो इसमें कुछ पाबंदियां हैं, जैसे नियोक्ता का योगदान एम्प्लॉय के योगदान के बराबर होना, अधिकतम योगदान की प्रतिशत सीमा, एम्प्लॉय शेयर होल्डर्स के लिए अलग नियम और सरकारी बॉन्ड में निवेश की सीमा हो रही है। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। यानी कि बजट 2026 के अनुसार शेड्यूल 11 के कुछ प्रावधानों को हटाकर या बदलकर इसे आयकर कानून के नियमों के अनुरूप बनाया जाएगा ताकि यह कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 और पीएफ योजना 1952 की साथ पूरी मेल खा जाए। तो ये ईपीएफ से जुड़ी हुई चीज़ें रही हैं। क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ? अगर हम उस पर नज़र बनाने की कोशिश करें तो सरकार ने एक तरफ मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट और ग्रीन एनर्जी को राहत दी है, तो दूसरी तरफ शेयर बाजार से जुड़े निवेश और कुछ गतिविधियों को महंगा किया है। सरकार ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 17 दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी हटा दी है, जिससे भारतीय बाजार में ये दवाएं सस्ती हो जाएंगी। इसके अलावा 7 दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए विदेश से मंगवाई जाने वाली दवाओं पर भी सरकार ने ड्यूटी हटा दी है। यही नहीं, सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर पैनल और ग्रीन एनर्जी उत्पादन से जुड़े कुछ उपकरणों पर भी ड्यूटी कम की है।
17 लाइफ सेविंग दवाएं, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर पैनल, लेदर, सिंथेटिक जूते, टेक्सटाइल, विदेश यात्रा के टूर पैकेज, निजी इस्तेमाल के लिए विदेश से मंगाया जाने वाला सामान, विदेश में पढ़ाई और इलाज के लिए भेजे जाने वाले पैसे पर लगने वाला टैक्स, फ्यूचर्स और ऑप्शंस सेगमेंट में ट्रेडिंग, इसमें महंगाई की गई। यानी कि इससे पहले जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो सस्ती हो रही हैं, लेकिन फ्यूचर्स और ऑप्शन सेगमेंट में ट्रेडिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड समेत कई मिनरल्स, स्क्रैप, शराब, तेंदुपत्ता, ये सब महंगे होने वाले हैं। यानी कि बजट में टैक्स को लेकर कोई रियायत तो नहीं दी गई है और न ही बड़ा ऐलान किया गया। सरकार ने दावा किया है कि यह बजट विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में काफ़ी अहम साबित हो सकता है। भारत अमेरिका की तरफ से लगाए गए 50% टैरिफ का सामना कर रहा है और साथ ही वैश्विक अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। इसे देखते हुए इस बजट पर लोगों की खास निगाहें बनी हुई है और हम आपको सारी चीज़ें बता रहे हैं। थोड़ा सा महंगाई पर ध्यान दें तो सरकार ने फ्यूचर्स ट्रेडिंग पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया। ऑप्शंस प्रीमियम पर प्रतिभूति लेन देन कर 0.1% से बढ़ाकर 0.15% और ऑप्शन एक्सरसाइज पर 0.125% से 0.15% कर दिया है। ये सारी चीज़ें क्या है कि यानी कि ट्रेडिंग करना अब महंगा हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। खैर, हम ठहरे उत्तर प्रदेश के, तो हम तो उत्तर प्रदेश के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश को इस बजट में 26-27 के बजट में मिला क्या। तो केंद्रीय बजट 2026-27 उत्तर प्रदेश के विकास को नई गति देने के लिए तैयार है। इस बजट में राज्य के आर्थिक, औद्योगिक व सामाजिक परिदृश्य को सशक्त करने वाली कई दूरगामी घोषणाएं की गई हैं, जैसे आधुनिक कनेक्टिविटी, बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश और रोजगारोन्मुखी योजनाओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को और प्रभावी तरीके से निभा सकेगा। देखिए, महत्वपूर्ण यूँ हो जाता है कि यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से हैं और गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ हैं और दोनों भारत के टॉप लीडरशिप में जाने जाते हैं और उत्तर प्रदेश पूरा का पूरा दबदबा कायम रखता है भारतीय राजनीति में, क्योंकि यहीं से प्रधानमंत्री की राह तय होती है कि कौन बनेगा। तो विशेष रूप से पूर्वांचल जो हमारा क्षेत्र है अपना, आजमगढ़, बलिया, बनारस, मऊ, गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, ये सारे जो क्षेत्र हैं ये आपके पूर्वांचल के क्षेत्र हो जाते हैं, जिसमें जौनपुर, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, ये क्षेत्र जो अगर हम देखें तो काशी क्षेत्र, बुंदेलखंड और टियर 2 और टियर 3 शहरों के लिए योजनाएं क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के साथ साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार, निवेश व आर्थिक गतिविधियों को गति देने में अहम भूमिका निभाएंगे। केंद्रीय बजट में घोषित 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में से 2 महत्वपूर्ण कॉरिडोर सीधे उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं, जिनमें दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रमुख है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से राजधानी दिल्ली से काशी, पूर्वांचल और आगे पूर्वी भारत तक की रेल यात्रा तेज, सुरक्षित, सुविधाजनक तरीके से संपन्न होगी। आधुनिक तकनीक से लैस रेल नेटवर्क प्रदेश की कनेक्टिविटी को ऊंचाई देगा। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 यानी कि गंगा में जो परियोजनाएं चल रही हैं, यानी कि जो अपना वाराणसी का इलाका है के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा जल परिवहन को सुदृढ़ करने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में केंद्रीय बजट में वाराणसी में इनलैंड वाटर वेज शिप रिपेयर इकोसिस्टम स्थापित किए जाने की घोषणा की गई। एक बड़ी घोषणा है उन लोगों के लिए जो वहाँ पे शिपिंग का वर्क करते हैं, यानी शिप का काम करते हैं। यह पहल गंगा नदी पर विकसित हो रहे जल मार्ग आधारित परिवहन तंत्र को तकनीकी व व्यावसायिक रूप से मजबूत बनाएगी। शिप रिपेयर इकोसिस्टम के स्थापित होने से मालवाहक जहाज़ों, जलपोतों के रखरखाव व मरम्मत की सुविधाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो जाएंगी, जिससे निवेशकों और जो उसके मालिक होंगे उन लोगों को काफ़ी लाभ होगा, जिससे समय और लागत दोनों में कमी आ जाएगी। केंद्रीय बजट में पर्यटन व सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण को विशेष महत्व दिया गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां भारत में जितने भी महान धार्मिक स्थल हैं उनमें से बहुत सारे उत्तर प्रदेश में है। जैसे भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ तथा हस्तिनापुर को देश के 15 प्रमुख पुरातात्विक पर्यटन स्थलों के विकास कार्यक्रम में शामिल किया जाना उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। यानी कि जो वाराणसी से सटा हुआ आपका सारनाथ है, अब उसका जीर्णोद्धार या उसका डेवलपमेंट बहुत द्रुत गति से किया जाएगा। और हस्तिनापुर तो जानते ही है, महाभारत से जुड़ा हुआ इलाका है, तो 15 प्रमुख पुरातात्विक पर्यटन स्थलों में इन्हें शामिल करके इनके डेवलपमेंट की चर्चा की गई है।
उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि हो जाती है। इससे धार्मिक, सांस्कृतिक और विरासत पर्यटन को नया आयाम मिल सकता है। वहीं केंद्रीय बजट 2026-27 में टीयर 2 और टीयर 3 शहरों को विकास की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से सिटी इकोनॉमिक रीजन यानी कि CER योजना की शुरुआत की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत बड़े महानगरों पर निर्भरता कम करते हुए 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले अन्य शहरों में बुनियादी ढांचे व आर्थिक गतिविधियों को सुदृढ़ किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, झांसी जैसे प्रमुख शहरों को इस योजना का सीधा लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। केंद्रीय बजट में देश भर में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को गति देने के लिए 12.2 लाख करोड़ के रिकॉर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स की घोषणा की गई है, जिसका सीधा व अप्रत्यक्ष लाभ उत्तर प्रदेश को भी मिलेगा। केंद्र सरकार के इस कैपेक्स का उद्देश्य आर्थिक विकास को रफ्तार देना, रोजगार सृजन करना और भारत को वैश्विक निवेश का आकर्षण केंद्र बनाना है। उत्तर प्रदेश में इस निवेश से सड़क, राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेस वे, रेलवे नेटवर्क और लॉजिस्टिक हब के विस्तार को नई गति मिलेगी। केंद्रीय बजट में खेल, MSME और टेक्सटाइल सेक्टर को रोजगार सृजन और निर्यात बढ़ाने वाले प्रमुख क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया गया है। खेल सामग्री निर्माण को राष्ट्रीय स्तर पर विशेष प्रोत्साहन दिए जाने से उत्तर प्रदेश के मेरठ, नोएडा और आगरा जैसे परंपरागत खेल उद्योगों केंद्रों को नई ऊर्जा मिलेगी। मेरठ पहले से ही देश का प्रमुख स्पोर्ट्स गुड्स हब है, जहां क्रिकेट, एथलेटिक्स और फिटनेस से जुड़ी सामग्री का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। केंद्रीय बजट में समावेशी विकास को प्राथमिकता देते हुए किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा की गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित भारत विस्तार योजना के माध्यम से किसानों को आधुनिक और वैज्ञानिक कृषि से जोड़ा जाएगा। बजट में ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए C-Marts की शुरुआत की गई है। C-Marts वगैरह क्या है, इनके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, या अगर हमको डेटा उपलब्ध हो जाएगा तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेंगे कि C-Marts होता क्या है। यानी कि यूपी की महिलाओं को नई मजबूती देने के लिए लखपति दीदी के बाद अब C-Mart स्कीम बनेगी गेम चेंजर, ऐसे हेडलाइंस निकल के आ रहे हैं। तो इसके बारे में भी हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। यानी कि प्रदेश में कृषि और गैर कृषि आजीविका की संभावनाओं के अनुसार महिलाओं को समूहों से जोड़ा जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि महिला स्वयं सहायता समूह करके है, ऐसी बहुत सारी संस्थानें काम करेंगी। यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत घर घर संपर्क कर प्रशिक्षण, तत्काल पूंजी सहायता और मार्केट सपोर्ट उपलब्ध कराया जा रहा है। यानी कि जो पहले से लखपति दीदी की योजनाएं चल रही थी देश के कई जगहों पर, तो उसके हिसाब से अगर देखें तो बजट में महिलाओं को ऋण आधारित आजीविका से लेकर आगे ले जाकर उद्यमों का मालिक बनाने का स्पष्ट रोड मैप पेश किया गया। यानी कि इनको बिजनेस करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। महिला नेतृत्व वाले ग्रामीण उद्यमों को बाजार, पूंजी और नेटवर्क तीनों स्तरों पर सहयोग मिलेगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलने की उम्मीद हो जाएगी। C-Mart सामुदायिक स्वामित्व वाले रिटेल आउटलेट होंगे, जिन्हें क्लस्टर स्तरीय फेडरेशन के अंतर्गत विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य महिला उद्यमियों को अपने उत्पादों की बिक्री के लिए एक संगठित, भरोसेमंद और अस्थायी मंच उपलब्ध कराना है। यानी कि जो महिलाएं अपना उत्पाद बनाएंगी, उनको बेचने के लिए उन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा, उसके लिए सरकार व्यवस्थाएं बनाएंगी। इसके लिए उन्नत और नवाचारी वित्त पोषण साधनों का उपयोग किया जाएगा तथा केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ साझेदारी कर इस पहल को जमीन पर उतारने की बात करेगी। यानी कि बजट में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर C-Marts, इसको आप याद कर लीजिएगा, सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर स्थापित करने के प्रस्ताव को यूपी में महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके जरिए अब ग्रामीण महिलाएं केवल ऋण आधारित आजीविका तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि अपने उद्यमों की मालकिन बनकर आत्मनिर्भरता की नई कहानियां लिखेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश को और बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए ठोस और व्यावहारिक कदम उठाए गए हैं। इसके तहत प्रत्येक जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल की स्थापना का प्रावधान किया गया है, ताकि ग्रामीण व दूर दराज के इलाकों से आने वाली छात्राओं को दिक्कत का सामना न करना पड़े। इससे उच्च शिक्षा, मेडिकल, नर्सिंग और पैरा मेडिकल की पढ़ाई करने वाली छात्राओं को सुरक्षित और सुलभ आवास सुविधा मिल सकेगी। बजट में प्रस्तावित स्टेम संस्थानों से प्रदेश में पहले से जारी स्किल डेवलपमेंट अभियान को बढ़ावा मिलेगा, जैसे जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स जैसी चीज़ों को देखने की बातें की जा रही हैं।
जैसा कि शुरुआत में ही हमने थोड़ा सा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात किया, तो उसके लिए हमने आपको बताया कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी मुंबई की मदद से 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स खुलेंगे। जैसा कि मैं ऑफलाइन जब पढ़ाता था तो पढ़ा रहा था, अभी भी पढ़ाता हूँ, ठीक है, कल भी जाऊँगा, तो वहाँ पे मैं बोलता था कि इसके लिए सरकार स्कूल खोलेगी, मेरा अनुमान था। और देखिए आज के बजट में ये आ गया, 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स खुलेंगे। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक सेक्टर के लिए 2030 तक 20 लाख युवाओं को तैयार करने की बात की जा रही है। 5 नए टाउनशिप विकसित किए जाएंगे जहाँ पढ़ाई के साथ कंपनियों में काम का मौका देकर युवाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। ये सारी चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। नौकरी पेशा वालों के लिए बात करें तो इनकम टैक्स स्लैब और रेट्स में कोई बदलाव नहीं किया गया। 2025 में 12 लाख तक की आय टैक्स फ्री की गई थी। नई टैक्स रिजीम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 बरकरार है। एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरप्राइजेज कमेटी बनाई जाएगी। ये कमेटी एआई समेत उभरती तकनीकों के रोजगार पर पड़ने वाले असर का आकलन कर सिफारिशें देंगे। छोटे उद्यमियों यानी कि एसएमईएस की मदद के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड बनाया जाएगा। खेती को आधुनिक बनाने के लिए मल्टी लैंग्वेज एआई टूल भारत विस्तार लॉन्च किया जाएगा। ये टूल किसानों को उनकी अपनी भाषा में खेती के तरीकों, मौसम की जानकारी और फसल के स्टॉक का अपडेट भी देगा। नारियल उत्पादन बढ़ाने, चंदन की वैज्ञानिक खेती और पहाड़ी क्षेत्रों में बादाम, अखरोट, काजू और कोको की खेती के लिए स्पेशल इंसेंटिव दिया जाएगा। मछली पालन और मार्केटिंग के लिए 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों के निर्माण की बात की गई है। डेयरी और पशुपालन में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना शुरू की जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली राशि को 6,000 रुपये सालाना बरकरार रखा गया है। इससे 11.8 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। जैसा कि हमने शुरू में बताया कि कैंसर की 17 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी घटा दी जाएगी और हटा दी जाएगी, घटा नहीं हटा दी गई है। और 7 दुर्लभ बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवाएं भी सस्ती हो जाएंगी। और भी बहुत सारी चीज़ें। झारखंड के रांची और असम के तेजपुर में नेशनल मेंटल हेल्थ केयर की शुरुआत की जाएगी। देश में 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट खोलने की बात की गई है। बायो फार्मा शक्ति स्कीम के लिए 10,000 करोड़ रुपए का ऐलान हुआ है, जिसके जरिए भारत को अगले 5 साल में बायो फार्मा हब बनाया जाएगा। 3 नए नेशनल फार्मास्यूटिकल एजुकेशन और रिसर्च इंस्टीट्यूट बनेंगे। इसमें 1 लाख से ज़्यादा हेल्थ वर्कर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। भारत को मेडिकल टूरिज्म बनाने के लिए अलग अलग राज्यों में 5 रीजनल मेडिकल हब बनेंगे। इसके लिए केंद्र राज्यों को सपोर्ट भी करेगा। देश भर में जिला अस्पतालों में इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर खोलकर अस्पतालों की कैपेसिटी 50% से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। और सेना के लिए जो कुछ चीज़ें थी वो हमने आपको बता दी है। सैलरी के लिए आर्मी को सबसे ज़्यादा 2.43 लाख करोड़, एयरफोर्स को 63,000 करोड़ और नेवी को करीब 47,000 करोड़ रुपए दिया गया है। और रेलवे के बारे में अगर हम बात करें तो इस साल रेलवे को कुल 2.81 लाख करोड़ रुपए मिले हैं। पिछले साल यह बजट 2.55 लाख करोड़ रुपए था, यानी रेलवे बजट में करीब 10% से ज़्यादा की वृद्धि कर दी गई है। देश में 7 नए हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर बनेंगे। ये कॉरिडोर मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी तक बनेंगे, जिसकी चर्चा हमने अभी पीछे की है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस बार कुल 12.2 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर तय किया गया है, यानी पिछले साल से करीब 1 लाख करोड़ ज़्यादा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी ऐसे खर्च जिससे लॉन्ग टर्म में रेवेन्यू जनरेट होता है। इसका इस्तेमाल सड़क, ओवरब्रिज, स्कूल और अस्पताल बनाने जैसे खर्च में होता है। माल ढोने के लिए देश में 20 नए वाटरवेज बनेंगे। पश्चिम बंगाल के दानकुनी को सूरत से जोड़ने के लिए सरकार नया मालवाहक कॉरिडोर भी बनाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं और भी चीज़ें छन छन के आ रही हैं, यानी कि यहाँ पे अभी देखें तो निस्यंदन का सिद्धांत लगा हुआ है, चीज़ें निकल के आ रही हैं और ये सब देखने को मिल रहा है। बजट से काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में चीज़ें सही नहीं दिखाई दी, क्योंकि बजट में जो एक उम्मीद दिखाई दे रही थी जॉब्स क्रिएट के लिए, तो यहाँ पे जॉब्स क्रिएट तो नहीं दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा। लेकिन जो यहाँ पे डिजिटलीकरण, एआई इत्यादि चीज़ों को लेकर स्कूलों में बढ़ावा देने की बात की जा रही है, तो इससे सतर्क होने की यहाँ पे हमें ज़रूरत लग रही है कि आने वाले समय में जो चीज़ें हैं वो
डिजिटलीकरण पर काम होगा। जैसे हम लोग इस समय पढ़ा रहे हैं, आप हमसे पढ़ रहे हैं, तो इन चीज़ों का भविष्य अन्य प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल सकता है। यानी कि भारत सरकार शायद इस प्रोजेक्ट पर कार्य कर रही हो कि भारत कोई अपना ऐप डेवलप कर ले जहाँ पे क्रिएटर्स खुद वहाँ पे जाके काम करें। और जैसे अमेरिका से यूट्यूब वगैरह पे काम करते हैं, यानी कि इंडिया में रह के विदेशी ऐप पे काम करने से उनको पैसा कम मिलता है। पहले तो वहाँ की जो ऐप डेवलप कंपनी होती है या ऐप से संबंधित जो संस्थान है वो रेवेन्यू काट लेते हैं, और फिर जब इंडिया में पैसे आते हैं तो उनमें टैक्स कटौती हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों पर भी काम शायद आने वाले 1-2 सालों में सरकार कर लेगी। भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2026-27 में बांग्लादेश को दी जाने वाली मदद में बड़ी कटौती की है, जिसकी हमने शुरुआत में चर्चा की कि बांग्लादेश की चर्चा करेंगे। इस साल बांग्लादेश के लिए सिर्फ 60 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जबकि पिछले साल 120 करोड़ रुपए था। यानी कि भारत ने बांग्लादेश को दी जाने वाली मदद आधी कर दी है, और शायद इसको और भी कम करना चाहिए था, शायद देना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि बांग्लादेश जिस तरीके की हरकतें कर रहा है, हिंदुओं के साथ वहाँ पे जिस प्रकार से अत्याचार हो रहे हैं, उन चीज़ों को देखा जाए तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। और हमको लगता है ये जो 60 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है, ये भी इन्हें बहुत किस्तों में मिलेगा, रुला रुला के दिया जाएगा। तो यह फैसला ऐसे समय में लिया गया जब भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में तनाव चल रहा है। इसकी वजह बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदू समुदाय के खिलाफ हो रही हिंसा और वहां की विदेश नीति में बदलाव आ रहा है। 2024 में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश के अलावा मालदीव को 550 करोड़ रुपए मिलेंगे, लेकिन यह पिछले साल से कम है। म्यांमार के लिए 300 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जो पहले से कम है। इस बजट में भारत ने भूटान के लिए 2288.55 करोड़ रुपए रखे हैं, जो पिछले साल से करीब 138 करोड़ रुपए ज़्यादा है। यानी कि काफ़ी ज़्यादा पैसा भारत भूटान को देने वाला है। और आपने देखा होगा भूटान से जुड़े जो वहाँ के लोग हैं वो भारत की तरफ रुख कर रहे हैं, और ये चीज़ें कहीं ना कहीं अच्छी हो जाएंगी। विदेश मंत्रालय ने 29 जनवरी को राज्यसभा को बताया कि भारत सरकार बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों की खबरों पर लगातार नज़र रखे हुए थी। जैसा कि लोग चिल्ला रहे थे, शोर मचा रहे थे कि सरकार क्यों कुछ नहीं कर रही, तो सरकार ये कर रही थी कि उनका दाना पानी, खर्चा पानी कम करने की तैयारी में लगी हुई थी। इन हमलों के नज़र बनाते हुए उनके घरों, दुकानों, संपत्तियों और पूजा स्थलों को जो निशाना बनाया गया, उस पर ध्यान सरकार का था। और विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारत ने कई बार राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर बांग्लादेश सरकार के सामने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। उन्होंने यह भी बताया कि पीएम मोदी ने 4 अप्रैल 2025 को बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से मुलाकात के दौरान यह मामला उठाया था। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि वहां अक्सर अल्पसंख्यकों पर हमलों को निजी रंजिश या राजनीतिक मतभेद बताकर टाल दिया जाता है। मंत्रालय के अनुसार इससे अपराध करने वालों का हौसला लगातार बढ़ता है और अल्पसंख्यकों में डर का माहौल और असुरक्षा बढ़ती जाती है। और बांग्लादेश की मौजूदा सरकार पाकिस्तान के साथ जो संबंध मजबूत करने में लगी हुई है, वो भारत का रुख बदल रहा है। और क्योंकि 1971 में बांग्लादेश के अलग होने के दौरान गंभीर अत्याचार भी हुए थे। दोनों देशों के बीच सीधे कार्गो जहाज चल रहे हैं और जल्द ही सीधी उड़ानें शुरू होने वाली हैं। पाकिस्तानी एयरलाइंस फ्लाई जन्ना और एयर सियाल को इन उड़ानों की मंजूरी मिल चुकी है। हाल ही में ढाका से एक विमान कराची पहुंचा, जिससे 14 साल बाद दोनों देशों के बीच सीधी हवाई सेवा फिर से शुरू हो गई। यानी कि बांग्लादेश और पाकिस्तान इस समय भाई भाई बने हुए हैं। इन घटनाओं के बीच 2024 से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते लगातार खराब होते रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें तो चाबहार पोर्ट को लेकर भी मामला बना हुआ था। 2026-27 में ईरान के चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट के लिए इस बार कोई पैसा नहीं रखा गया, और हर साल भारत इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए देता था, लेकिन इस बार रोक दिया। चाबहार पोर्ट ईरान के सिस्ता बलूचिस्तान इलाके में है और इसके विकास में भारत की अहम भूमिका रही है। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया जब अमेरिका ने ईरान पर नए और सख्त प्रतिबंध लगाने की बात की है। तो इस समय देखेंगे तो थोड़ा अमेरिका को भी ध्यान में रख के भारत सरकार काम कर रही है। 13 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर चेतावनी दी थी कि जो भी देश ईरान के साथ कारोबार करेगा उस पर 25% तक का अतिरिक्त टैक्स लगाया जा सकता है। इसके बाद भारत चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट को लेकर दूसरे विकल्पों पर भी विचार कर रहा है। पिछले साल सितंबर में अमेरिका ने ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे। हालांकि चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट के लिए भारत को 6 महीने की खास छूट दी गई थी, लेकिन यह छूट 26 अप्रैल को खत्म होने वाली, इसलिए भारत इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करने वाला है। रक्षा बजट तो हमने आपको बता दिया, और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिनको हमने बताने की कोशिश की।
आपको बता दें कि पाकिस्तान में एक बड़ा हमला हुआ है और उस हमले का आरोप भारत पर ही लग रहा है, तो उसको भी हम कवर करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे। और महाराष्ट्र में जिस प्रकार से राजनीतिक उथल पुथल हुए, आपने देखा कि वहाँ के उप मुख्यमंत्री का जो एरोप्लेन था क्रैश हो गया और फिर उसके बाद उनकी पत्नी को वहाँ पे उप मुख्यमंत्री की शपथ दिलवा दी गई एक ही 2 दिन के अंदर में। तो वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। शरद पवार ने अपनी दोनों पार्टियों को विलय करवाने की बात भी की है। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली होंगी कि भविष्य में होने वाला क्या है। चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और भी कुछ चीज़ें होंगी तो आपको हम विभिन्न माध्यमों से बताते रहेंगे। आप हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर और भी कई जगहों पर हमें फॉलो कर सकते हैं, जो भी विभिन्न प्लेटफॉर्म है। वैसे आप हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं जो यूट्यूब पर हम नहीं डाल पाते हैं, उन्हें वहाँ पे डालने की कोशिश करते हैं और वहाँ से आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। जय नमस्कार, भारत माता की जय।